हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आज है 15 मई 2024 और राजस्थान समसामयिकी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान समसामयिकी के 7%, उनका एनालिसिस भी होगा। उसके बाद होगा राजस्थान डोज, जहां पर राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और उसके बाद होगा विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का सेशन, मतलब सेशन होगा खास, क्योंकि 2024 ये भी खास होने वाली है और आने वाले कुछ समय के अंदर आपके होने वाली है राजस्थान पुलिस की एग्जाम। मतलब उस राजस्थान पुलिस के लिए आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर की बात करें वो भी है, और जो आपके करंट अफेयर्स का सेशन भी। इसका मतलब है एक पूरा पैकेज है आप लोगों के लिए आने वाली एग्जाम के लिए। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले आज की मोटिवेशनल लाइन, और वह है कि संघर्ष वह मंजिल है, संघर्ष वह मंजिल की खोज है जिसे हम पाना चाहते हैं। संघर्ष जो है ना, ये एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है, और ये वो संघर्ष है जिस संघर्ष से हम अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। इसका मतलब है जाहिर सी बात है मंजिल तभी मिलेगी जब संघर्ष बड़ा होगा। और यदि जिसने संघर्ष नहीं किया अपने आप से, जिसने संघर्ष नहीं किया परिस्थितियों से, और जिसने संघर्ष नहीं किया अपने सपनों के साथ, और जिसने संघर्ष नहीं किया कठिनाइयों के साथ, वो मंजिल की ओर बढ़ता ही नहीं है, उसके ऐसे कोई क्रिया ही नहीं। कि इसका मतलब है जब मंजिल की ओर जाओगे तो संघर्ष करना पड़ेगा, और जो संघर्ष करता है वही सफल होता है। अब आज की सुर्खियां। राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित, क्या है पूरी कहानी ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव की पुस्तक का विमोचन। जी हाँ, कई बातें यहां से आने वाली हैं। उसके बाद है विश्वविद्यालयों में लागू होगा बायोमेट्रिक या मोबाइल ऐप से हाजिर सिस्टम, ये भी अपने आप में खास पर्सन है। और उसके साथ है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस समारोह में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित, तो कितने लोगों को सम्मानित किया गया और क्या क्या बातें यहां से आ जाती हैं। उसके साथ है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज देश का पहला हस्त निर्मित कल्प वृक्ष वाला मंदिर, तो और क्या क्या बातें यहां से आ जाती है ये भी पढ़ेंगे। और उसके बाद है खान विभाग के द्वारा पर्याप्त लौह अयस्क भंडार की खोज की घोषणा, तो कहां पर की गई है घोषणा और क्या क्या चीजें। उसके साथ है कि 74वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के बालक वर्ग ने जीता पदक, तो कौन सा पदक जीता है और क्या क्या बातें यहां से आते हैं ये भी मेरे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये थी अपनी सुर्खियां, और अब इन सुर्खियों का करते हैं एनालिसिस। जी हाँ, देखो पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्यपाल के द्वारा किस यूनिवर्सिटी को कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये आपके आ जाएगी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। कौन सा नाम आ जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की बात यहां पर की जाती है। अब देखो यहां से सबसे पहले यदि हम बात करें, आपका एक नाम आता है MLSU। जी हां, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, और ये कहां पर है? अपने उदयपुर के अंदर है। जी, सबसे पहले तो हम इस MLSU की बात करें जिनको लेकर के आपके एग्जाम में पर्सन बन सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें, एक तो पर्सन यहां से आता है कि इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी, तो मेरे गुलगुलो इसकी स्थापना हुई थी 1962 के अंदर। एक यहां से इसकी VC जो है उनका नाम आता है, क्योंकि पहली महिला VC है और उनका नाम है डॉक्टर सुनीता मिश्रा। जी हाँ, इसकी VC जो है वर्तमान में उनका नाम है सुनीता मिश्रा। और ये भी याद रखना ये यहाँ की पहली महिला VC है, इससे पहले कोई भी महिला VC नहीं बनी थी, तो पहली महिला VC जो बनी उनका नाम है सुनीता मिश्रा। एक यहां से आ जाता। दूसरे यदि हम बात करें इसी MLSU की बात करें, यहां पर अपना एक बनाया गया संविधान पार्क, और यदि बात करें ये जो संविधान पार्क है ये अपने राजस्थान का पहला है। अपने राजस्थान के अंदर कहा गया कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटीज के अंदर संविधान पार्क बनाया जाएगा, और यहां पर एक संविधान पार्क बनाया गया जो कि राजस्थान का पहला संविधान पार्क आ जाता है। जी गुरुजी आप आ जाओ तैयार सीताबाड़ी का कुंभ में आने के 6 जून को। जी सीताबाड़ी का मेले में 6 जून को 100% मिलूंगा मेरे भाई। जी, एक आपको यहां से याद रखना। दूसरे यदि हम बात करें, एक यहां से आता है कि इसी की बात करें, ये जो आता है इसे योग यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया था। योग यूनिवर्सिटी का दर्जा, योग यूनिवर्सिटी का दर्जा का मतलब है कि यहां पर लगातार योग सिखाया गया था, इसलिए इसको योग यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। एक यहीं पर आपका आ जाएगा संत पीपा। जी हाँ, संत पीपा अध्ययन केंद्र। जी, ये भी याद रखना, संत पीपा अध्ययन केंद्र कहते हैं या संत पीपा शोध केंद्र की बात करें, वो भी इसी MLSU के अंदर स्थापना की गई है। और इसी के अलावा हाल ही के अंदर यदि हम बात करें अपना एक स्टेट यूनिवर्सिटी, जी हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो आता है, मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, इस मैनेजमेंट सिस्टम की इसको क्या बनाया गया था? नोडल एजेंसी। जी हाँ, यदि नई शिक्षा नीति के तहत पूरे राजस्थान के अंदर जो स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लागू करने के लिए इसे SUMS की SUMS SUMS की नोडल एजेंसी भी बनाया गया
था। अब क्या हुआ मेरे बच्चों, अब हम बात करें तो अब अपने, जी हां, अब रिसेंटली क्या हुआ, तो यदि हम बात करें वर्ष 2021-22, अब हम बात करें तो ये अपना आता है वर्ष 2021-22। आज के लिए नहीं है, ये कब के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं वर्ष 2021-22 के लिए। और 2021-22 के लिए अपना इसे जो है ना वो बेस्ट यूनिवर्सिटी मानते हुए बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया कि 2021-22 के अंदर इसे बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और 2021-22 में बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा देते हुए इसे एक अवार्ड दिया गया और उसका नाम आता है कुलाधिपति अवार्ड। जी हां, कुलाधिपति अवार्ड दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट आता है कि एमएलएसयू की बात करें इसे वर्ष 2021-22 के लिए, कब 2021-22 के लिए, और उस समय कुलपति कौन थे यह भी बताऊंगा। 2021-22 में इसे बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा देते हुए और इसे कुलाधिपति अवार्ड दिया गया। अब यहां से मेरे बच्चों एक पर्सन और बन गया कि सर 2021-22 की बात करें उस समय एमएलएसयू की बात करें, एमएल यदि हम उस समय बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया जो यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति कौन थे उस समय, यदि हम बात करें उस समय सर इसके वीसी कौन थे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उस समय वीसी थे अमेरिका सिंह, अमेरिका सिंह। जी हां, अमेरिका सिंह जो है उस समय वीसी थे और उस समय का अवार्ड जो है अब यहां पर दिया गया है। तो एक तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कौन कौन सी बातें मेरे बच्चों पता होना चाहिए। हाल ही में इसे कुलाधिपति अवार्ड कौन से वर्ष के लिए दिया गया, 2021-22 के लिए, और उस समय वीसी जो थे उनका नाम था अमेरिका सिंह। ये बात यहां से आ जाता है। चलो ये तो बात यहां से होगी, तो ऑप्शन सी जो होगा ये इसका सही जवाब है। अब थोड़ा सा आगे चले, ये तो आपकी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है और इसकी एक एक बात जो है हम लोगों ने पढ़ ली कि भैया यहां पर क्या क्या चीजें, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी पहली महिला वीसी कौन है, इसे कौन सा अवार्ड दिया गया, कौन सा अध्ययन केंद्र यहां पर है, और क्या क्या बात यहां से आ जाती है, ये तो हम लोगों ने देखा। और थोड़ा सा आगे चले मेरे बच्चों, यहां से आगे चलें तो एक आपने देखा होगा यहां पे नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो हाल ही के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, ये तो हमें पता है कि 19 जनवरी 1947 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और अल्पना कटेजा, जी हां, अल्पना कटेजा की बात करें, ये अल्पना कटेजा जो है ये इसकी महिला वीसी है। जी हां, अल्पना कटेजा की बात करें ये महिला वीसी है, स्थायी, पहली महिला स्थायी वीसी आती है। और हाल ही के अंदर इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एक संविधान स्तंभ बनाया गया। यहां पर क्या बनाया गया, संविधान स्तंभ की बात करें उसका निर्माण भी किया गया। ये दो बातें, तीन बातें तो आप लोगों को पढ़नी है। इसके अलावा यहां से यदि हम बात करें तो बेटा इसकी एक पत्रिका भी आती है द इकोनॉमिस्ट, द इकोनॉमिस्ट की बात करें, ये इसकी एक पत्रिका है। ये एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, तो मेरे बच्चों याद रखना द इकोनॉमिस्ट। और ये संविधान स्तंभ जो है ये देश का पहला है, यदि पूछा जाए ये देश का पहला, जी हां, देश का पहला संविधान स्तंभ कहां बना, इसी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर बना। तो अल्पना कटेजा आ सकता है, राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी है ये आ सकता है। स्थापना कब हुई, तो जनवरी 1947 में इसकी स्थापना हुई। और एक पर्सन ये भी आ सकता है कि भैया ये जो अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी है इसकी पत्रिका कौन सी है, तो द इकोनॉमिस्ट की बात की जाती है, इकोनॉमिक नहीं, द इकोनॉमिस्ट की बात यहां पर की जाती है। उसके बाद में यहां पे जयनारायण व्यासविद्यालय की बात करें तो मेरे बच्चों इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। यहीं पर के.एल. श्रीवास्तव जो है ये इसके वीसी आते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो याद रखना अपना यहां पर एक तो वीर तेजाजी, जी हां, वीर तेजाजी अध्ययन केंद्र की बात करें वो यहां पर आ जाता है, वीर तेजाजी अध्ययन केंद्र है। और एक यदि हम बात करें यहां पर अपना आ जाता है आदिवासी अध्ययन केंद्र, जी हां, आदिवासी अध्ययन केंद्र की बात करें, अध्ययन केंद्र जो है वो यहां पर आ जाता है। उसके बाद में एक आपके हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बात करें, ये भी इसकी भी दो बातें जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बात करें इसकी स्थापना 2019 में हुई। और यदि हम इसके वीसी की बात करें तो मेरे उनका नाम है सिद्धि राजीव, जी हां, उनका नाम है SIDHI, सिद्धि और राजीव, सिद्धि राजीव। तो यहां से आपको मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो पर्सन बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इसकी चर्चा हम लोगों ने की। जयनारायण व्यासविद्यालय की बात करें, एक याद रखना इन्होंने जो अपनी राजस्थानी भाषा है, जी हां, राजस्थानी भाषा की बात करें उसको क्या कर दिया, अनिवार्य। और राजस्थानी भाषा को अनिवार्य करने वाला राजस्थान की दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो आपके जयनारायण व्यास है। और पहली जो है उसका नाम आता है आपका, ये आपके अजमेर के अंदर वाली। तो यहां से इन यूनिवर्सिटी को लेकर के बात कर दी। और मेरे बच्चों जब कोई चीज चर्चा में रहती है तो कई बार प्रश्न आता है। और यहां से यदि बात करें राजस्थान पुलिस की बात करें
तो राजस्थान पुलिस के अंदर तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के वीसी के बारे में पूछा गया हुआ है, तो यहाँ पर वीसी के बारे में पूछा जा सकता है और यहाँ पर करंट का कोई सिनेरियो है या इश्यू है तो वो भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम लोग और भी आगे। चले भाई आगे, बहुत बढ़िया जी, आगे चलते हैं साहब। ओके भाई विश, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वो है अपना राजस्थान के साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के अंदर जितनी बातें लिख रहा हूं सब की सब इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका पशु परिचर का हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो, और उसके बाद चाहे जुलाई के अंदर आने वाली रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, और चाहे आपके RS हो, और चाहे SI हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, आपके आने वाली हैं साहब, आपके आने वाली हैं एग्जाम की, आने वाली है वैकेंसियां, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा हूं यहां से सुनना। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान के अंदर की प्रश्न था कि राजस्थान के साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लव की किस पुस्तक का विमोचन किया गया, तो उसका नाम आता है मां सबरी। ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्या मां सबरी की बात करें, ऑप्शन ए जो होगा ये इंपॉर्टेंट है। गुरुजी है क्या, सबसे पहले अपने यहां पर एक इतिहासकार है जिनका नाम है पुरुषोत्तम पल्लव। पुरुषोत्तम पल्लव की बात करें, जी हाँ ये नाम उनका आ जाता है। और पुरुषोत्तम पल्लव की एक पुस्तक है साहब, इनकी एक पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है मां सबरी। जी हाँ मां सबरी, और इस पुस्तक का हाल ही के अंदर किया गया आपका विमोचन किया गया। जी हाँ बस इतना सा इस प्रश्न के साथ है और कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि हम एग्जाम देखते हैं ना तो वहां पर कई बार प्रश्न आता है, कई बार आ जाए कि मां सबरी जो पुस्तक है, इसके पुस्तक के राइटर कौन है, पुरुषोत्तम पल्लव, या इनकी पुस्तक कौन सी, मां सबरी। और यदि हम बात करें इसका संबंध किससे, कौन से क्षेत्र से है, तो इसका संबंध आपके मेवाड़ क्षेत्र से। और इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ क्या है, तो इसके अंदर जो आपके आदिवासी जो हैं, आदिवासियों की यदि हम बात करें, सभ्यता की, संस्कृति की बात करें, आदिवासी जो क्षेत्र आता है उन आदिवासियों की बात करें, उनकी ये कहें कि कला की बात करें, उनकी संस्कृति की बात करें, उनके कला की बात करें, और उनकी जो परिवेश आता है इस परिवेश को यहाँ पे दर्शाया गया। अर्थात आदिवासियों के संस्कृति, कला और परिवेश को दर्शाते हुए मेवाड़ क्षेत्र के अंदर ये पहली पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है मां सबरी। और ये किसकी है, पुरुषोत्तम पल्लव की है। किसकी है, पुरुषोत्तम पल्लव की। ये बात यहाँ से आ जाती है सब। ये तो सीधा सीधा प्रश्न यहाँ पर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे मैंने ऑप्शन ए पे टिक लगा दिया। लेकिन यहाँ पर स्मृतियों की सुगंध से, टाबरारी दुनिया, खेल रारो खेल, ये कुछ पुस्तकों का नाम और यहाँ पर आता है। क्या गुरुजी इसको लेकर के भी और यहाँ से आ जाती है जो जी। यदि हम इसकी बात करें स्मृतियों की सुगंध से, किसकी बात करें, स्मृतियों की सुगंध से बात करें, तो मेरे बच्चों आपको पता होगा ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, क्योंकि रिसेंटली इस पुस्तक का भी विमोचन किया गया था और इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण नंदवाना। इसके यदि बात करें, राइटर की बात करें, तो ये कौन आ जाएंगे, इसके पुस्तक हैं लक्ष्मी नारायण नंदवाना। जी हाँ लक्ष्मी नारायण नंदवाना की बात करें, नंदवाना जो है ये इसके राइटर हैं, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा एक है टाबरारी दुनिया और एक यहां पर आ जाता है खेल रारो खेल। और खेल रारो खेल की बात करें, यदि हम बात करें इसके लेखक की कि भैया इसके लेखक कौन है, तो उनका नाम आता है मनीष कुमार। इनका नाम क्या है, मनीष कुमार। यहां तक तो आई थिंक मैंने सही लिखा है। सही है क्या भाई साहब जी, बताना दिखा। मनीष कुमार जो है ये इसके राइटर यहां पर आ जाते हैं। एक तो ये बात होगी यहां से जी, आएगी भाई, रीट भी आएगी, चिंता मत करो। उसके बाद में एक यहां पे नाम है टाबरारी दुनिया, और इस टाबरारी दुनिया को लेकर के आपको एक दो बातें यहां से बतानी है। वो ये जो इंपॉर्टेंट लगा करके आप लोग लिख सकते हो कि यहां पर आता है कि भारत के अंदर अपनी जो साहित्य अकादमी आती है, इस साहित्य अकादमी के द्वारा अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड है जिसको बोलते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड। और ये साहित्य अकादमी अवार्ड हम बात करें अपनी राजस्थानी भाषा के लिए, तो राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया। तो ये एक तो दिया गया आपका राजस्थानी साहित्य के लिए, एक तो ये अवार्ड जो दिया गया मेरे बच्चों याद रखना, ये दिया गया अपने राजस्थानी साहित्य के लिए। जी हाँ, और राजस्थानी भाषा में राजस्थानी साहित्य के लिए जो अवार्ड दिया गया, ये दिया गया था अपने गजे सिंह राजपुरोहित को। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बात जो है आपके दिल और दिमाग में छप जानी चाहिए। 100% ये बातें आपके मस्तिष्क में छप जानी चाहिए भाई, कि ये एग्जाम में आएगी। बार बार कह रहा हूं आएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनमें से कुछ बातें छुपी हुई हैं जो आपको ध्यान में होगी। तो यहां से गजे सिंह राजपुरोहित को दिया गया था और इनकी रचना थी पलकती प्रीत। जी हां,
पलकती प्रीत की बात करें, पलकती प्रीत के लिए दिया गया। इसके अलावा राजस्थानी भाषा के अंदर एक दिया गया था आपका युवा साहित्यकार का अवार्ड दिया गया मेरे बच्चों। और ये युवा साहित्यकार का अवार्ड जो दिया गया था, ये दिया गया था आपके देवीलाल महिया को। जी हाँ, ये आपके आ जाता है देवीलाल महिया। और देवीलाल महिया को जो अवार्ड दिया गया था, ये किस रचना के लिए दिया गया था? तो ये रचना थी, उनकी रचना थी अंतसरो ओल्मो जो है इस रचना के लिए दिया गया। और एक यहीं पर इसी राजस्थानी भाषा के अंदर युवा साहित्यकार का अवार्ड भी आता है। और मेरे बच्चों, ये युवा साहित्यकार का अवार्ड जो है ये दिया गया था आपके किरण बादल को। किसको दिया गया? किरण बादल को दिया गया। और इनकी रचना जो है उसका नाम है टाबरारी दुनिया। किसके लिए दिया गया? टाबरारी दुनिया के लिए दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अब यहां पर जब मैंने साहित्य अकादमी की बात कर रहा हूं, ये जो साहित्य अकादमी है मेरे गुलगुलो, ये भारत की है, अर्थात भारत सरकार की या केंद्रीय साहित्य अकादमी है। तो क्या राजस्थान के अंदर भी कोई साहित्य अकादमी है क्या? पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर मुझे जानकारी दो, उत्कर्ष क्लासेस किसके बारे में दूं भाई? एक बच्चे ने कहा कि मुझे जानकारी दो, उत्कर्ष क्लासेस के बारे में, बीएसटीसी करनी है गुरुदेव। तो बेटा इसमें बीएसटीसी करने में उत्कर्ष क्लासेस की जानकारी क्या काम करेगी मेरे बच्चे? हाँ भाई, मुझे जानकारी दो उत्कर्ष के बारे में। बीएसटीसी उत्कर्ष पे नहीं होगी बेटा, बीएसटीसी तो आपको 12वीं के बाद बीएसटीसी करनी होगी ना। तो 12वीं के बाद आपकी एग्जाम लगती है बीएसटीसी की, वो एग्जाम दोगे, उसके बाद आपकी बीएसटीसी की कॉलेज मिलेगी और वहां पर आपकी बीएसटीसी होगी और उसके बाद आप रीड की तैयारी कर पाओगे भाई। ठीक है, चलो। तो जिस प्रकार से अपना है ना, युवा लिख दिया क्या? बाल साहित्यकार। जी, बाल साहित्यकार। जी, अब देखो जिस प्रकार से भारतीय साहित्य अकादमी है, क्या उसी प्रकार से अपनी राजस्थान साहित्य अकादमी भी है क्या? जी हाँ। तो यहां से एक लाइन लिखता हूं और मुझे उम्मीद है बता दोगे। जी, एक मैं यहां पर लिखता हूं राजस्थान साहित्य अकादमी, ये कहां पर है ये बता दो, मजा आ जाएगा भाई। राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें, यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो यह हुई थी जनवरी 1958 के अंदर। क्योंकि बेटा एग्जाम में इन साहित्य अकादमियों की स्थापना को लेकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है। मतलब स्टाफ कितना हमारे पास, इसने पूछा, मतलब कितना स्टाफ आपके पास? अच्छा, तो बेटा हमारा स्टाफ क्या करेगा, है ना भाई? आपको कॉलेज बीएसटीसी की किसी कॉलेज से करना होगा मेरे बच्चे। जी, और ये जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1962 के अंदर इसकी स्थापना हुई। इसके मुख्यालय की बात करें, ये मुख्यालय जो है ये अपने उदयपुर के अंदर है, ये भी याद रखना। इसके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है और उस पत्रिका का नाम आता है मधुमती। ये भी बहुत बार एग्जामों के अंदर पूछी गई। और इसी राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है और उस अवार्ड का नाम है मीरा पुरस्कार। जी हाँ, मीरा पुरस्कार जो है ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया सर्वोच्च पुरस्कार है। और भाई साहब यदि 2023 के लिए मीरा पुरस्कार की बात करें तो 2023 के लिए मीरा पुरस्कार किसको दिया गया था, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और आने वाले टाइम पे भी आ सकता है। ये दिया गया था आपके रतन कुमार सांबरिया को। किसको दिया गया? रतन कुमार सांबरिया को। आया है कि नहीं आया? आ चुका है, सांबरिया को दिया गया था और इनकी रचना थी सांप। तो यहां से मैंने आपको सब इंपॉर्टेंट बता दिया। एक तो राजस्थान साहित्य अकादमी को लेकर के, स्थापना को लेकर के, मुख्यालय को लेकर के, पत्रिका और अवार्ड के साथ आ सकता है। साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा के अंदर दिए गए अवार्ड ये भी आ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे पुरुषोत्तम पल्लव की मां सबरी बता दी। तो भाई साहब यहाँ पर मनीष कुमार की खेलरा रो खेल की बात करें, ये भी हम लोगों ने बता दिया। मतलब ये प्रश्न जो है 100% आपके एग्जाम में 1% तो छपवा सकता है। तो बस इतनी सी बात यहां पर है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं मेरे गुलगुलो और भी आगे। हाँ चलो बढ़े आगे। हाँ जी, ले लो स्क्रीनशॉट भाई। जी, प्रदेश में टाइगर रिजर्व में मानसून ब्रेक। ओके, अपनी संस्कृति, बहुत बढ़िया, शाबाश जी। आगे देखो, अगला ये है आपके मां सबरी। जी हाँ, ये मां सबरी जो पुस्तक थी, ये इस मां सबरी पुस्तक के विमोचन का या लोकार्पण का पूरा समारोह था। जी, यहां पर इस समारोह के अंदर इसका विमोचन किया गया था। जी, ये स्मृतियों की सुगंध का जो विमोचन समारोह था, ये उस समय की फोटो है।
जी हाँ, चलो, और ये आपके टाबरारी दुनिया किरण बादल, देखो टाबरारी दुनिया किरण बादल साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023, कौन सी पुस्तक है? टाबरारी दुनिया किरण बादल। भाई टाबरा की दुनिया तो खैर अपने आप में अलग ही होती है, अनूठी होती है, और इसीलिए तो इनको दिया गया था बाल की बात करें वो पुरस्कार। जी चलो, खेल रारो खेल की बात करें, उस पुस्तक का विमोचन समारोह की ये आपके फोटोएं। जी चलो, अब आगे बढ़ते हैं साहब। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक मोबाइल ऐप आधारित उपस्थिति की व्यवस्था कब तक लागू की जाएगी? ये प्रश्न खास भी है और कंट्रोवर्शियल है। ये प्रश्न खास भी है और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ये कब लागू की जाएगी? 30 मई। कब तक लागू की जाएगी? 30 मई 2024 तक। ऑप्शन ए हो गया इसके बारे में। अब देखो, सबसे पहले यहां से जी, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने राज्यपाल की बात करें। किसकी बात करें? राज्यपाल। अब राज्यपाल की बात करें तो पहला यहां से आता है, एक तो ये कि राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन है? राज्य का प्रथम राज्यपाल। अब यह प्रश्न भी अपने आप में बड़ा खतरनाक मुद्दा आ गया। और एक आता है कि वर्तमान राज्यपाल कौन है भाई साहब, और वर्तमान के अंदर जो राज्यपाल है वो कौन से नंबर के हैं? दो जो हैं, ये बार बार कंफ्यूजन आता है। ये प्रश्न जो है बार बार कंफ्यूजन आता है। और क्या है इस कंफ्यूजन की चर्चा? एक बच्चे ने कहा सर आपने मिठाई नहीं खिलाई है ना भाई गोविंद? अभी बेटा ज्वाइनिंग नहीं आया है, ज्वाइनिंग आ जाएगा उसके बाद मिठाई खिला दूंगा पक्का। भी नहीं आया ज्वाइनिंग। जी सर, एक ही सुना दो, बस एक ही क्या सुना दो भाई? डोपी। एक पता नहीं किसी बच्चे ने एक अपना वो चैनल बना रखा है, नरेंद्र सर की डोपी। अब पता नहीं डोपी है कि डोपा, ये भगवान ही जाने, लेकिन इसने लिखा क्या पता आपको? इसने लिखा है नरेंद्र सर की डोपी। अब ये पता नहीं कि साहब भाई साहब ये नरेंद्र सर की डोपी है कि नरेंद्र सर का डोपा है, लेकिन लिखा जरूर है कुछ ना कुछ डोपी वाले। चलो देखो मेरे बच्चों, यहां से जब मैंने कहा कि राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन है, तो आप लोगों के कमेंट्स जो है वो बार बार यही आ रहा है, सर गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। अच्छी बात है साहब। अब लेकिन मैं जब इस चीज की जांच पड़ताल पे पहुंचे तो मुझे कुछ और ही नजारे मिले, इसके और ही नजारे मिले। और वो नजारे क्या थे वो देखो, आपको दिखाऊं। उसके नजारे ये थे मेरे बच्चों, देखना। उसके नजारे यहां से स्टार्ट होते हैं, आपको लेके चलता हूं अपने इस वर्चुअल दुनिया के अंदर। यहां पर गूगल के ऊपर हम लोग गए, इस गूगल पर जाकर के मैंने लिखा राजस्थान राजभवन, इसको मैंने लिखा यहां पर। जी यहां पर मैंने लिखा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, जी हाँ मैंने यहां पे लिखा हूं फॉर्मर राज्यपाल, फॉर्मर राज्यपाल ऑफ राजस्थान, या फॉर्मर गवर्नर लिख दो, फॉर्मर गवर्नर ऑफ राजस्थान। और यहां पे जब हम लोग आए तो मेरे बच्चों यहां पे देखो, आपके लिए एक बड़ा सा पेज कर देता हूं। ये आपके एक राजभवन.राजस्थान, ये एक सरकारी वेबसाइट है। राजभवन.राजस्थान, ये एक सरकारी वेबसाइट है। और मैंने इस सरकारी वेबसाइट के ऊपर अंगुली लगाई भाई साहब। उसके बाद देखो, ये राजभवन जहां पर अपने राज्यपाल साहब रुकते हैं उसको कहा जाता है राजभवन। और जी, और उसकी यहां पर एक लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ फॉर्मर गवर्नर। ये देखो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? लिस्ट ऑफ फॉर्मर गवर्नर। दिख गया भाई साहब यहां पर? आई थिंक सबको दिख गया होगा। और इसी को लेकर के ना सर हंसे ना किसी क्यों, हाँ जी, अरे बताऊंगा जिस दिन ज्वाइनिंग आया तो उस दिन सबको बता दूंगा भाई मेरी ज्वाइनिंग कहाँ पर है। अभी कुछ नहीं आया ना भाई, अभी मैं पेपर दिया था, पेपर में कोई पास होता। ऐसे ये छोटा सा क्या है यार, है ना? ये अलग विषय, देखते हैं करेंगे कि नहीं करेंगे उसका भी नहीं पता। मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं करूँगा, देखते हैं। बस दे दिया, पेपर हो गया। ऐसे पूछा कहाँ गए थे, मैंने पेपर देने गया था, सर हो गया। अब देखेंगे, अलग बात है कि ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, ये अलग विषय है। चलो यहां पर आओ, लिस्ट ऑफ फॉर्मर गवर्नर्स की बात करें, ये सही बात है। अब इसके अंदर जब लिस्ट ऑफ फॉर्मर गवर्नर्स की बात करें तो भाई साहब यहां पे एक नाम है राज प्रमुख सवाई मान सिंह। इसका मतलब है ये गवर्नर था, और इस गवर्नर को पहले किस नाम से जानते थे? राज प्रमुख के नाम से जानते थे। इसका मतलब अब मैं बताऊं इनको मानूं कि नहीं मानूं? सरकारी वेबसाइट के अनुसार तो आता कि राजस्थान के पहले जो राज्यपाल थे उनका पहले का नाम था राज प्रमुख सवाई मानसिंह, और ये आ गए थे 30 मार्च 1949। और ये भी पक्की बात है कि राजस्थान की स्थापना कब होगी थी? 30 मार्च 1949 की, है ना? 30 मार्च 1949 की। इसका मतलब यह हुआ कि एग्जैक्ट यदि मैं कहूं तो भाई साहब यहां पर पहले राज्यपाल के रूप में या तो राज प्रमुख सवाई मानसिंह होगा, या तो यह हो गया गुरुमुख निहाल सिंह। इसका मतलब है अब इस ऑप्शन के अंदर पहले राज्यपाल में हम लिखेंगे राज प्रमुख सवाई मानसिंह। राज प्रमुख क्या लिखें?
सवाई मानसिंह। यदि ये ऑप्शन में होगा तो मेरा मन क्या कहता है, मेरा दिमाग ये कहता है कि भैया हमें इसी के ऊपर जाना होगा, क्योंकि इसी के अंदर यदि यहाँ पे सरकारी लिस्ट के अंदर राज प्रमुख सवाई मानसिंह है, और यदि हम बात करें उसके बाद सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ये 1 नवंबर 1956 को आए थे। तो ये हमें वहां पे देखना क्या होगा। उसके बाद में जैसे 1 नंबर पे ये लिखा हुआ है और नंबर 2 पे लिखा हुआ है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह की बात करें, और ये जो आए थे ये 1 नवंबर 1956 को आए थे और ये 30 मार्च 1949 को। तो भाई साहब दिमाग यही कहता है कि यदि पूछा जाए कि पहले कौन है तो फिर पहले हम लोग क्या करेंगे भाई साहब। इसका मतलब है कि यहां पे सरकार कह रही है कि पहला राज प्रमुख था, उसको राज प्रमुख बोलते थे। अब किस रूप में राज्यपाल की बात करें, जैसे राज प्रमुख मानसिंह 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख के पद से हटाया गया और राज्यपाल नया नाम सृजित किया गया। मतलब अब देखो एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है हमें उसके आधार पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है जी। और यदि वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान के अंदर अपने राज्यपाल हैं, उनका नाम है कलराज मिश्र। अब यही प्रश्न यहां से बनता है, और शायद किसी एग्जाम की बात करें तो यहां पे इनका नंबर पूछा गया था, याद करो शायद 2022 या 23 के अंदर नंबर पूछा गया था, और उस नंबर के अंदर इनको कौन से नंबर का माना गया था भाई साहब, यही तो इंपॉर्टेंट था। चलो तो एट द एंड चले तो नंबर कौन सा था, यहां से देखो 43वां नंबर था, और उस एग्जाम में भी 43वां माना गया था। कौन से नंबर का है, 43 का। यदि उस एग्जाम में 43 माना गया है, यदि उस एग्जाम में 43 माना गया है, यहां से आज सर आप रीट एग्जाम के बारे में क्या सर आए, रीट एग्जाम आएगी भाई साहब, है ना। अब किसी एग्जाम के अंदर आया था, शायद किस में आया था, और ये 43वां माना गया था वहां पर, और देखो ये रहा 43वां। इसका मतलब यदि 43वां माना गया है तो पहले कौन हुए, राज प्रमुख सवाई मानसिंह, और 42वां माने तो फिर कौन हुआ, गुरुमुख निहाल सिंह। इसका मतलब, और शायद किस एग्जाम में आया था मुझे ये नहीं ध्यान, लेकिन आपके 43 माना गया हुआ है, क्या माना गया हुआ है। इसका मतलब है ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये जो है ये 43वें नंबर के हैं, ये कंट्रोवर्शियल था, और कंट्रोवर्शियल नहीं किसी एग्जाम में आया था। इसका मतलब है यदि किसी एग्जाम में इसको 43वां माना गया है तो, और उस समय मैंने बताया भी था बेटा यहां से, तो ये पक्की बात है पहले वाला भी कंट्रोवर्शियल हो गया। तो इसको लेकर के थोड़ा सा आप उस पर्सन की भाषा और उस पर्सन की जो भाषा और उसके जो है ना उसके नेचर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये करना होगा जी। तो यहां पर कौन आ जाएंगे भाई, कलराज मिश्र की बात करें, देखो यहां पर एक बात करें, यहां से यदि हम बात करें, सो ये तो कल्याण सिंह 43वां तो कल्याण सिंह था। यदि 43वें की बात करें ये तो कल्याण सिंह था। 44वां हाँ 44वां माना गया था जी, 44वां जी याद आ गया। कौन से नंबर का था, 44वां। एग्जाम बच्चे कर रहे थे नहीं सर 43, और हमने कहा था नहीं 44वां माना गया हुआ है। कौन सा माना गया था, 44वां। चलो आगे सीईटी में आया था ना, जी हाँ सीईटी में आया था, कौन सा माना था, 44वां। इसका मतलब कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, जो आपको इस पर्सन के नेचर के ऊपर जाकर के ध्यान रखना। अब कलराज मिश्र जी की बात करें, एक तो यहां पर हम बात करते हैं इनकी पुस्तक है साहब, और पुस्तक कौन सी है, एक तो आती है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करें, ये इनकी पुस्तक आ जाती है। एक आ जाती है हिंदुत्व और एक जीवन शैली, ये यहां से आ जाती है। एक यहां से आ जाती है कि नमित मातर हूं, शायद ये भी एग्जाम में किसी एग्जाम में आया हुआ कि नमित मातर हूं। ये पुस्तक जो है ये किसकी है, नमित मातर हूं, ये एग्जाम में ये भी पुस्तक यहां से आई हुई है। इसके अलावा एक इनकी पुस्तक आती है भारत में उद्यमिता, और एक इनकी पुस्तक और थी जब इनका कार्यकाल राजस्थान के अंदर 1 वर्ष पूरा हो गया था जी। जब राजस्थान के अंदर राम गोदारा बहुत बढ़िया बेटा है ना, जब इनका राजस्थान के अंदर 1 वर्ष पूरा हुआ था तब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। जी हाँ, एक नई सोच नए आयाम, क्या लिखा था, नई सोच नए आयाम। जी हाँ, इनकी पुस्तक थी नई सोच, जी हाँ नई सोच और नए आयाम, ये भी इनकी पुस्तक है। तो ये एग्जाम में आई हुई है नमित मातर, तो ये पुस्तक आई हुई है। तो नई सोच नई आयाम की बात करें है ना। अप दीपो भाव, इनकी एक पुस्तक और थी मेरे गुलगुलो, और उसका नाम था अप दीपो भाव,
अप दीपो भव, और एक थी शायद सभ्यता और संविधान, एक थी इनकी सभ्यता और संविधान की बात करें, ये इनकी पुस्तक यहां पर आ जाती है साहब जी। तो ये इनके कुछ पुस्तकें हैं जो आपके आने वाली एग्जाम में बन सकते हैं। अब कलराज मिश्र की बात करें, ये जो है ये चांसलर हैं, ये क्या है, चांसलर है जी, और किसके, चांसलर है सरकारी यूनिवर्सिटी के। जो राजस्थान के अंदर जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटी है, उन सरकारी यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है, कलराज मिश्र जी हैं। और हाल ही में कलराज मिश्र जी के द्वारा एक आदेश दिया गया, और वो आदेश क्या दिया गया कि जितने भी अपने यहाँ पर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर अटेंडेंस जो है वो अटेंडेंस कैसी होगी, बायोमेट्रिक होगी। कैसी होगी, बायोमेट्रिक, या कहें मोबाइल ऐप बेस्ड, कैसी होगी, मोबाइल ऐप बेस्ड होगी। और इसकी शुरुआत जो होने वाली है या इसकी लागू जो है ये कब तक हो जाएगी, 30 मई 2024 तक। तो यहां से जो आपके कंट्रोवर्शियल मुद्दे जो है ना मेरे बच्चों, वो मैंने आपको यहां से बता दिया कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन है, इसको लेकर के मुद्दा आपके आ सकता है। तो मैंने दोनों नाम लिख दिए, क्रम वर्ष यहां पे लिखे हुए, और हो सकता है आपके एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से दें वो मैंने आपको यहां से बता दिया। नरेश कहीं नहीं जा रहा बेटा, मैं मुझे लगता नहीं कि मैं करूंगा, मैं मतलब बंद के तो काम कर नहीं सकते ना भाई। अब वहां पे सरकारी तो यार अभी कुछ नहीं है, अभी तो पढ़ो, तुम कहीं जाने यार, चिंता मत करो, कहीं नहीं जा रहा जी। और यहां पर याद रखना कलराज मिश्र जी की बात करें, ये कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, 44वें नंबर के हैं, इनकी पुस्तक है और ये चांसलर हैं। और इनके द्वारा कहा अब राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सब के अंदर बायोमेट्रिक होगी, कब से, 30 मई से होने वाली। तो बस इतनी सी बात है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं मेरे बच्चों और भी आगे। गुरुजी राजस्थान पुलिस वालों की योजनाओं को अपनी मीठी गोल दे दी, नहीं 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 नहीं, नहीं मीठी गोल नहीं दी बेटा, काम चालू है, इसके ऊपर काम चालू है 100%। जो अपनी जो राजस्थान पुलिस के लिए जो महिला बाल विकास को लेकर के योजना जो है ना, उनके ऊपर काम चालू है, स्लाइड हो रही है, अगले 1-2 दिन में खुशखबरी दे दूंगा जी, मुझे पता है बेटा, उस पर काम चालू है। चलो आगे, ओके भाई आगे देखो जी, ये बायोमेट्रिक या मोबाइल ऐप की बात करें। अगला है राजस्थान चिकित्सा विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य स्तर पर कितने नर्सिंग कर्मियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो 56 को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी जो है ये इसका सही जवाब आ जाता। सबसे पहली चीज ये गुरुजी, ये नाइटिंगेल, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल है कौन, तो यहां से एक नाम है, याद रखना एक नाम है, और वो नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें, ये एक नाम है, ये एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति है। और क्रांति भी किसकी, आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की क्रांति है जी हाँ। तो यहां से यदि हम बात करें, एक तो याद रखना इन्हें जो है ना कहा जाता है आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का, आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जनक कहा जाता है, आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये क्यों कह रहा हूं कि जिस दशक के अंदर नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जब जन्म हुआ था, उस समय जो अपने नर्सिंग जो कर्मचारी होते हैं उनकी ज्यादा वैल्यू नहीं थी, उनको ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। एक तो डॉक्टर होता है और एक नर्सिंग कर्मचारी, अर्थात जो नर्स वगैरह होते हैं ना, एएनएम जीएनएम वगैरह, उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी और डॉक्टर को सबसे सर्वोपरि माना जाता था। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब एक युद्ध हुआ था 1945 के आसपास, एक युद्ध की स्थिति थी, और उस युद्ध की स्थिति के अंदर जो सैनिक थे उनकी हालत खराब हो गई थी, और ऐसी स्थिति में उनको उनकी मरम्मत की, कहें कि उनकी सेवा के लिए कोई जा ही नहीं रहा था, डॉक्टर भी नहीं जा रहा था। उस समय जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इन्होंने शुरुआत की और इन्होंने पहल की उनकी सेवा के लिए। और तब से माना जाता कि भाई साहब ये जो है ना, ये फ्लोरेंस जो अपना नर्सिंग जो है, ये अपने आप में एक आंदोलन है इस मेडिकल को लेकर के। तो आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जनक जो है, ये किसको मानता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है। और इनका जन्म जो हुआ था ये 12 मई 1820 के अंदर। यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 12 मई 1820 या 1920, बताओ दिखाओ भाई साहब, ये कोई बता दे तो मजा आ जाए। 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ, और इसी 12 मई की बात करें, इसी 12 मई को जो है ये मनाया जाता है वर्ल्ड नर्सिंग डे के रूप में। इसको किस रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, वर्ल्ड नर्सिंग डे की बात करें, वर्ल्ड नर्सिंग डे के रूप में इसको मनाया जाता है। और इसी 12 मई 2024 की बात करें, इस दिन अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर जो नर्सिंग कर्मी हैं, राजस्थान के अंदर जो नर्सिंग कर्मी हैं उनको एक अवार्ड दिया जाता है। उस अवार्ड का नाम है फ्लोरेंस, जी हां, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें, नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाता है। और यह अवार्ड 2024 में कितने लोगों को दिया गया, 56 लोगों को दिया गया। तो सीधा सीधा यहां से 2-3 प्रश्न आगे। पहला, आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की बात करें, उसके जनक कौन है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें। जन्म कब हुआ, 12 मई
1820 पूछा जा सकता है। ये भी नहीं पूछे तो एक सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया वर्ल्ड नर्सिंग डे कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। क्या प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। और इस बार राजस्थान के अंदर 36 नर्सिंग कर्मी हैं मेरे बच्चों, जिनको जो है ना अपने इस बार फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। बस इतनी सी बात है। इसके साथ तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं और भी आगे। जी 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 हाँ जी, आगे चलो साहब। नेक्स्ट यहां पर बढ़ते हैं। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड का सीन है जहां पर ये अवार्ड दिए गए थे। अब चलते हैं आगे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज देश का पहला हस्त निर्मित कल्प वृक्ष वाला मंदिर कहां पर स्थित है। ये मंदिर कहां पर है, आपके भीलवाड़ा के अंदर। अब सबसे पहले तो हम इस भीलवाड़ा की चर्चा करें कि गुरुजी यहां पर, गुरुजी ज्वाइन कर लो। और खेतरीगढ़ में, अच्छा खेतरीगढ़ में काम है, खेतरीगढ़ में नहीं भैया, जोधपुर में ही है बड़ा काम था, है ना। आपसे वहीं ऑफलाइन लेंगे, खेतरीगढ़ में ऑफलाइन लेंगे पक्का जी। यहां से देखो मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि यहां पे चर्चा में जब नाम आया भीलवाड़ा का, तो कम से कम इस भीलवाड़ा की 2-4 बातें तो आपको बतानी है। क्या 2-4 बातें तो आपको बतानी। कौन कौन सी बातें देखते कोई बताता है क्या। जैसे करंट की बात कर रहा हूं, इतिहास की तो बातें बता देंगे। यदि हम करंट अफेयर्स की बात करें तो भीलवाड़ा के कम से कम 3 से 4 फैक्ट तो आपके पास आने चाहिए। जैसे एक तो नाम यहां पर आ गया आपका जानकी लाल भांड, याद आ गया होगा सबको। जानकी लाल भांड की बात करें, और भाई साहब इन्हें क्या कहते हैं, राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है, याद है ना, राजस्थान के मंकी मैन के रूप में इनको जाना जाता है। यदि हम बात करें, ये अपने बहरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध है। बहरूपिया कलाकार हैं, ये क्या है, बहरूपिया कलाकार हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्हें वर्ष 2024 के अंदर दिया गया अपना पद्मश्री पुरस्कार जानकी लाल भांड, और इनका संबंध भी आपके इसी भीलवाड़ा के साथ आता है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा यदि हम बात करें गुरुजी कुछ और भी है कि इनके साथ, जी हां, यदि कुछ और हम बात करें तो यहां पर इसी भीलवाड़ा की बात करें, यहां पर एक स्थान आता है आपका आसिंद, जी, और इसी आसिंद के अंदर एक स्थान है आपका मालासेरी की पहाड़ियां। कौन सी हैं, मालासेरी की पहाड़ियां या मालासेरी। और इस मालासेरी की बात करें, यहां पर अपने देवनारायण जी का, जी हां, यहां पर अपना इसका संबंध आता है, देवनारायण जी के साथ इनका संबंध आता है। और ये जो मालासेरी है, इसे हाल ही के अंदर क्या किया गया, प्रसाद योजना में शामिल। ये भी इंपॉर्टेंट है में कि राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे प्रसाद योजना के अंदर शामिल किया गया। तो मेरे बच्चों याद रखना, इसे मालासेरी जो है इसे प्रसाद योजना में शामिल किया गया है, क्योंकि इनका संबंध किसके साथ आता है, देवनारायण योजना के साथ। योजना नहीं, देवनारायण जी जो अपने गुजरों के, जो कहें कि कुल देवता के रूप में, गुजरों के देवता के रूप में मानते हैं, उनके साथ इनका संबंध आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें हाल ही के अंदर, यहां पर आता है एशिया की, इसी भीलवाड़ा की बात करें तो कहा गया कि भीलवाड़ा के अंदर, जी हां, यह आता है कि भीलवाड़ा में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी, एशिया की थर्ड सबसे बड़ी, जी हां, थर्ड सबसे बड़ी सीसा इकाई, कांच उद्योग या कांच इकाई की स्थापना की जाएगी। कांच इकाई की स्थापना की जाएगी। जी हां, ये अभी एक डाटा आया था कि अपने भीलवाड़ा के अंदर एशिया की तीसरी सबसे बड़ी कांच इकाई की बात करें, उसको यहां पर स्थापना की जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें, इसी भीलवाड़ा की बात करें, यहां पर एक क्षेत्र आता है आपका कोटड़ी, और इस कोटड़ी क्षेत्र के अंदर यहां पर सोने की खान का आवंटन क्या किया गया था, सोने की जो खान आती है, इस सोने की खान का क्या किया गया, आवंटन किया गया है। जी, ये भी याद रखना। और इसी भीलवाड़ा के अंदर मेरे गुलगुलो एक स्थान आता है गुलाबपुरा, याद आ रहा है क्या किसी को, जी, यहां पर एक आता स्थान है गुलाबपुरा। और इस गुलाबपुरा से वर्ष 2023 के अंदर एक योजना की शुरुआत हुई थी, और उस योजना का नाम जो आता है वो है मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। जी, उसका नाम आता है अपने राजस्थान में एक मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। अब ये बता दो मेरे गुलगुलो कि मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, ये तो मैंने बता दिया कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। लेकिन यदि कोई ये बता दे कि भाई साहब इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो फिर मजा आ जाए भाई। सर राजस्थान पुलिस में आर्थिक समीक्षा पुरानी पढ़नी भाई, अभी पुरानी पढ़नी, नहीं तो आई नहीं मेरे बच्चों, नई आर्थिक समीक्षा तो आई नहीं। हम पढ़ेंगे कहाँ से सर, राजस्थान खेतरी, हाँ खेतरी कोपर के अंदर भी दुर्घटना भाई तगड़ी होगी। वहाँ पर जो लगभग 15-20 जो कर्मचारी थे ना, वो माइनिंग के नीचे फंस गए, लगभग 1800 फीट की गहराई के अंदर, वो केबल वगैरह टूट गई है। अभी देखो चल रहा है मामला यहाँ से जी, है ना जी। कब आई, 6 सितंबर, कब, 6 सितंबर 2023। जी हाँ, ये भी याद रखना, 6 सितंबर वर्ष 2023 को
मुख्यमंत्री कामधेनु योजना की बात करें, ये मेरे बच्चों कहां से आई है? वो यहीं से आई है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसी की बात करें यहां पर, इसी भीलवाड़ा की ओर मैं बात करूं मेरे बच्चों, इसी भीलवाड़ा के अंदर आपके एक नाम आता है फिरदौस कायम खानी। फिरदौस कायम खानी की बात करें, कायम खाने की बात करें, जिनका संबंध तैराकी के साथ आता है, जिसका संबंध तैराकी के साथ आता है, और जिसने इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल वर्ल्ड इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट किया था, वो भी यहीं से आती है। और एक यदि हम बात करें तो यहां पर लास्ट बजट के अंदर राजस्थान में 6 खेल अकादमियों की बात की गई थी, और उसमें कहा गया था कि भीलवाड़ा के अंदर एक आपके कुश्ती अकादमी की स्थापना की जाएगी। तो कुश्ती अकादमी की घोषणा की गई थी कि भैया राजस्थान में कुश्ती अकादमी की कहां स्थापना की जाएगी? भीलवाड़ा के अंदर। इसका मतलब है हमें पता तो होना चाहिए ना, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं उसको लेकर के हमें पता होना चाहिए साहब जी। ये बात यहां से हो गई, गुड़िया 1 नंबर की है। तो यहां पे जानकी लाल भांड याद रखना, आसिन का माला सिर याद रखना, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी कांच इकाई याद रखना, कोटड़ी में सोने की खान, गुलाबपुरा में मुख्यमंत्री कामधेनु योजना 6 सितंबर 2023, फिरदौस कायम खानी जिनका संबंध तैराकी के साथ आता है, ये भी याद रखना है। और ये कुश्ती अकादमी की घोषणा यहां पर की गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे इतिहास को लेकर के तो हम बहुत सारी बातें, सर राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल जी का निधन हो गया, ओके जी, ये बात यहां से आ गई। अब इस भीलवाड़ा के अंदर क्या हुआ, यहां पर जो है ना, यहां पर अपना आता है पहला हस्त निर्मित कल्प वृक्ष वाला, हस्त निर्मित, जी हां, हस्त निर्मित कल्प वृक्ष वाला मंदिर यहां पर बनाया गया वाला मंदिर जो है वो यहां पर स्थित है। और इसको लेकर के ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ऑफ रिकॉर्ड की बात करें, इसके अंदर दर्ज हुआ था। तो देश का पहला, ये कैसा है? देश का पहला हस्त निर्मित, जी हां, देश का पहला हस्त निर्मित कल्प वृक्ष वाला मंदिर कहां पर है? आपके भीलवाड़ा के अंदर। तो मेरे बच्चों ये तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि इतनी सारी बातें अब दोबारा भीलवाड़ा की कभी मिलने वाली नहीं होंगी, क्योंकि रिसेंटली करंट अफेयर्स को लेकर के ये बहुत सारी बातें यहां से आ जाते हैं साहब जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इतिहास की बात करते हैं, यहाँ पे मेजा बांध है, बागौर सभ्यता यहाँ पर है, हुडा सम्मेलन की बात करें वो यहाँ पर आता है, मानसी बांध के ऊपर है ना, अडावन बांध की बात करें वो यहाँ से आ जाता है। ऐसी तो बहुत सारी बातें यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अब बढ़े थोड़ा सा आगे जी, हम जिस मंदिर की बात करें वो मंदिर ये है कल्पवृक्ष वाला मंदिर। जी ये कल्पवृक्ष वाला मंदिर है, और इसका संबंध किसके साथ आता है? जैन धर्म के साथ। इसका संबंध किसके साथ आता है? जैन धर्म के लिए मंदिर है। और यहाँ पे देखो ये बौद्ध की प्रतिमा है, और है ना, जैन धर्म की प्रतिमा है, और उसके साथ साथ यहां पर ये अंदर क्या बनाया गया? आपका एक कल्प वृक्ष बनाया गया, मतलब कमरे के अंदर कल्प वृक्ष बनाया गया, और उस कल्प वृक्ष के नीचे जैन प्रतिमा जो है उनको यहां पर स्थापित किया गया। तो जैन धर्म के साथ संबंध आता है। सर आपकी वजह से जितेश मीना जी, बेटा पुराना हो गया भाई, वो पुराना हो गया जी। एक बच्चे ने कहा कि सर आपकी वजह से मैं आज गवर्नमेंट टीचर हूं, थैंक यू सर, आपको सम्मान निकाल के आगे की तैयारी कर रहा हूं, बहुत बढ़िया भाई जितेश मीना, लगे रहो मेरे बच्चों जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब बढ़ते हैं मेरे बच्चों आगे। अगला है, हाल ही में किस जिले में लौह अयस्क के भंडार मिले? हाल ही में किस जिले के अंदर लौह अयस्क के भंडार मिले? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, करौली के अंदर। कहां पर? करौली के अंदर। सीधा सीधा प्रश्न है। यदि हम बात करें अपने लौह अयस्क की बात करें मेरे बच्चों, तो याद रखना एक तो लौह अयस्क जो है ये 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का कौन सा? एक तो होता है आपके मैग्नेटाइट, एक होता है आपके हेमेटाइट, एक होता है लिमोनाइट, और एक होता है आपके सीडेराइट की बात करें, ये यहां पर होता है। और यदि हम राजस्थान की बात करें तो ये जो मैग्नेटाइट है ये अपने राजस्थान में सर्वाधिक हो जाएगा, अर्थात राजस्थान के अंदर सर्वाधिक की बात करें ये कौन सा है? हेमेटाइट किस्म का आता है। और लौह अयस्क के यदि हम राजस्थान के अंदर उत्पादन की बात करें मेरे गुलगुलो, तो इसका उत्पादन जैसे आपके जयपुर की बात करें, जयपुर के अंदर कहां पर भाई? मोरिजा बानोला, जयपुर में कहां पर हो जाएगा? जैसे आपके मोरिजा बानोला क्षेत्र की बात करें यहां पर आ जाएगा। यदि हम बात करें जैसे दौसा की बात करें, दौसा के अंदर आपके नीमला रायसेला की बात करें, रायसेला लाल सोट है ना, ये यहां पर आ जाएगा। यदि हम बात करें नीम का थाना की बात करें तो नीम का थाना के अंदर कौन सा जाएगा? खेतड़ी सिंगाना जी, खेतड़ी और हम बात करें नीम का थाना, खेतड़ी, नीम का थाना और डाबला, ये नाम यहां से आ जाएंगे।
यदि हम बात करें उदयपुर के अंदर, तो उदयपुर के अंदर आपका आ जाएगा नाथरा की पाल, जी हाँ नाथरा की पाल, और एक नाम आ जाएगा थूर हुंडेर, जी थूर हुंडेर की बात करें। एक आपके आ जाएगा बूंदी की बात करें, इस बूंदी के अंदर इंदरगढ़ का नाम यहां से आ जाएगा। यदि हम बात करें आपके सीकर की बात करें, तो सीकर में आपका नाम आ जाएगा बन्नों की ढाणी वगैरह क्षेत्र, इसको तो छोड़ भी सकते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर राजस्थान के अंदर लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अब इसी लौह अयस्क को लेकर के हाल ही के अंदर किस जिले में लौह अयस्क के भंडार मिले, ये कहां पर मिले, करौली के अंदर। और खास करके कहां कहां पर मिले, तो एक स्थान तो आपका आता है खोड़ा क्षेत्र में, जी हां इस करौली के अंदर क्षेत्र है खोड़ा क्षेत्र, यहीं पर आपका दादरोली क्षेत्र, एक है आपका दादरोली, जी दादरोली, और एक यहां पर आ जाता है किलोटी क्षेत्र, जी लिलोटी, लीलोटी क्षेत्र, लीलोटी क्षेत्र। ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर इसके भंडार मिले। तो मेरे बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकता है, जी आपके एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। गुरुदेव आप डेली वाले करंट क्वेश्चन की क्या बात करें, आते हैं वो राजस्थान में कोई काम नहीं। जी ये आपको ध्यान में रखना। तो लौह अयस्क इसकी चर्चा होगी, राजस्थान में कहां, और हाल ही के अंदर अपने लौह अयस्क के भंडार कहां मिले, करौली के अंदर। और आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे वो ध्यान में रखना, आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे मेरे बच्चों वो ध्यान रखना। वो आएंगे कि खोड़ा, दादरोली, लिलोटी जो है ये हाल ही के अंदर कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके आ जाएंगे, लौह अयस्क के लिए। बस इतनी सी बात है, तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं मेरे बच्चों और भी आगे। जी खेतरी में तो तांबा है, जी खेतरी में तो तांबा भी है। आगे देखो भाई साहब, नेक्स्ट आगे चलें, सिंपल सा प्रश्न है, ये आपका लौह अयस्क है, कितने प्रकार का होता है उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। जी आगे देखो, इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न 74वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता। जी हां इंदौर के अंदर अपना 74वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई थी, और यहां पर राजस्थान के खिलाड़ियों ने 12 पदक की बात करें, इसमें कौन सा मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, एकदम सीधा सीधा प्रश्न जो है वो यहां से आ जाता है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अब चलें आगे, जी हां अब चलते हैं मेरे बच्चों आगे, तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। जी आगे देखो, ये था 74वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, और यहां पर जो गोल्ड मेडल लिया है वो किसने लिया, अपने राजस्थान के रणबांकुरों ने लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे यहां पे टुडे हिस्ट्री की बात करें तो 1949 मत्स्य संघ का औपचारिक विलय राजस्थान के अंदर हुआ, और कोशिश की है कि आपको राजस्थान के एकीकरण का जो सातों चरण है वो हम लोगों ने यहां से बताएं। और जी इसी 15 मई की बात करें, इसी 15 मई को मत्स्य संघ की बात करें, इसी 15 मई को जो आपका 15 मई की बात करें, जो जिसके अंदर 5वां चरण आया था, 15 मई को 5वां चरण था, इसमें संयुक्त भारत राजस्थान बना था क्या, और इसके अंदर मत्स्य संघ शामिल, मतलब वरद राजस्थान के अंदर क्या शामिल हो गया था, आपका मत्स्य संघ शामिल हुआ था। और उसके उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री, जी ये भी याद रखना। और ये जो 5वां चरण आया था इसके अंदर मत्स्य संघ की बात करें, ये डॉक्टर शंकर देव समिति की सिफारिश से शामिल हुआ था। मत्स्य संघ जो है ये आपके वरद राजस्थान की बात करें, इसके अंदर डॉक्टर शंकर देव समिति की सिफारिश से शामिल हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे देखें, एक आता है टुडे हिस्ट्री वर्ल्ड की बात करें। 1940 कैलिफोर्निया में मॉरिस और रिचर्ड मैकडोनाल्ड ने भाइयों ने फास्ट फूड श्रृंखला मैकडोनाल्ड्स की शुरुआत की थी, और 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार घोषित किया था। जी हां आज जो परिवार टूटते जा रहे हैं, इस परिवार की हम बात करें, कमेंट्स आ रहे हैं भाई है ना, इसको बात करें तो 1994 के अंदर ही 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया गया था। तो परिवार वर्ष कब आता है, ये आता है आपके 15 मई को। चलो अब आगे देखें साहब, सर ये 1949 वाला अच्छा प्रश्न आया था क्या, 1949 15 RS प्री 2023 में क्वेश्चन आया था। ओके ये प्रश्न आ सकता है, तो भाई सीधा सीधा आ सकता है कि अपने 15 मई को कौन सा चरण था, 15 मई को 5वां चरण था। इसमें हुआ क्या था, इसमें मत्स्य संघ जो है वो वरद राजस्थान के अंदर मिला था, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री था, और मत्स्य संघ वरद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर था, डॉक्टर शंकर देव समिति की सिफारिश पर मिला था। ये प्रश्न आ सकता है, आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा मेरे गुलगुलो। अब आगे देखो साहब, आगे बढ़े यहां से फटाफट से रीजन की बात करें, राजस्थान के किस एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये बागधरा नेचर पार्क उदयपुर है। उसके बाद है स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की डिजाइन के तर्ज पर राजस्थान में कहां पर पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया, तो ये आ जाएगा आपका सिलवा गांव बीकानेर के अंदर। उसके बाद है राजस्थान में कहां पे चित्तों के लिए बाड़ा बन करके तैयार है, तो रावत भाटा चित्तौड़ के अंदर है। उसके बाद है लोक देवता बाबा रामदेव जी के ससुराल
अमरकोट पाकिस्तान की पहली प्रतिकृति किस देश में कहां पर बनाई जाएगी? तो कहां पर बनाई जाएगी? आपके बाड़मेर के अंदर। सही है क्या भाई? बाड़मेर में होगी या कहीं और होगी? बताओ दिखाओ। प्रतिकृति जो है ये आपके बाड़मेर में होने वाली है, कहीं और होगी? बताओ। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है इतिहास को लेकर के भी आ सकता है। जी बताओ दिखा, कहां पर होगी? बाड़मेर में होगी या कहीं और होगी? नहीं भैया, बाड़मेर में नहीं होगी। कहां होगी? बीकानेर के अंदर। कहां होगी? बीकानेर के अंदर, क्योंकि उनका संबंध बाड़मेर के साथ था। लेकिन ये प्रतिकृति कहां पर है? बीकानेर के अंदर। उसके बाद है स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिम्स के लिए किस यूनिवर्सिटी को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया? मोहनलाल सुखाड़िया को। उसके बाद मुख्यमंत्री ने आयामी पत्थर पर देश के प्रमुख प्रदर्शनी स्टोन मार्ट के आयोजन के लिए किसे मंजूरी दी है? लघु भारतीय उद्योग को। और उसके बाद था बेडी ओपन नेशनल टूर्नामेंट गोवा में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है ये और बता दो जल्दी से। कौन सा पदक यहां पे जीता था बेडी टूर्नामेंट के अंदर राजस्थान ने? जी हां, यदि ये बता दें तो और मजा आ जाएगा। भाई साहब कौन सा जीता था? तो ये जीता था आपका कांस्य पदक। चलो अब बढ़ते हैं आगे। जी डोज नंबर 661, क्योंकि यहां पर एग्जाम है तो आपके ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर ये भी आनी जरूरी है, ये भी आनी मेरे बच्चों जरूरी है। तो सबसे पहले यहां से आता कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किसके वित्तीय सहयोग से किया गया था? इंदिरा गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी नहर जो है ये वर्ल्ड किसकी बात करें? IGNP की बात करें। और मेरे बच्चों इसका निर्माण जो है ये किसके सहयोग से किया गया था? तो ये आपके आ जाएगा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। जी हां, विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है आपनी योजना का संबंध किस नहर के साथ आता है? आपनी योजना का संबंध जो है यदि पूछा जाए किस नहर के साथ है तो आपके IGNP के साथ। और इस IGNP के अंदर एक आती है आपके कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना। और इस कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से आपकी नहर निकाली गई आपनी योजना, जिसका संबंध कहां से आता है? चूरू से। और इस चूरू में क्या था? पेयजल आपूर्ति। तो चूरू के अंदर पेयजल आपूर्ति के लिए एक आपके आपनी योजना की सप्लाई की गई थी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से। तो IGNP के साथ आ सकता है। या कौन सी लिफ्ट परियोजना से है? तो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से आते चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से। और इससे होता क्या है? इससे मुख्य रूप से चूरू के अंदर पेयजल आपूर्ति का था। मुख्य रूप से चूरू था, उसके बाद तो धीरे धीरे हनुमानगढ़ भी आ गया, झुंझुनू भी आ गया, ये भी यहां से आ जाती है। नेक्स्ट है गंग नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो गंग नहर से 2 जिले लाभान्वित होते हैं, एक होता है आपका गंगानगर और दूसरा होता है आपका हनुमानगढ़। ये 2 होते हैं। और यदि पूछा जाए सर्वाधिक कौन सा है तो मेरे बच्चों सर्वाधिक लाभान्वित वाला जिला जो आता है उस जिले का नाम है आपका गंगानगर। जी ये भी याद रखना है। चलूं आगे। ओके मेरे बच्चों आगे देखो। नेक्स्ट यहां पर राजपूताना यूनियन नामक संघ बनाने का प्रयास किस शासक ने किया था? जी हां, राजपूताना यूनियन नामक संघ बनाने का जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया था? महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। ये प्रयास किसके द्वारा किया गया? ये नाम आ जाएंगे अपने महाराणा भूपाल सिंह। जी हां, महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा राजपूताना यूनियन नामक एक संघ बनाने का प्रयास किया गया था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने राजपूताना, गुजरात और मालवा के 22 राजाओं को मिलाकर के, याद रखना इन्होंने ना 22 जो राजा थे उनको मिलाकर के प्रयास किया था। 22 राजाओं को मिलाकर के प्रयास किया था, जिसमें राजपूताना के भी थे, गुजरात के भी थे और मालवा के भी थे। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकानेदार कौन थे? यदि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उस समय अपने यहाँ पे 3 ठिकाने थे ना भाई साहब, 3 ठिकाने थे। एक तो कौन सा था? कुशलगढ़, एक था आपका नीमराना और एक आ जाता है आपका लावा। और यहां पर इस कुशलगढ़ की बात करें गुरुजी, इसके ठिकानेदार कौन थे? जी इसके ठिकानेदार कौन से? तो कुशलगढ़ के ठिकानेदार कौन थे? राव हरेंद्र सिंह। क्या नाम आ जाएगा? राव हरेंद्र सिंह, या मैं ऐसे कह दूं हरेंद्र सिंह जो है ये इसके ठिकानेदार थे। निमराना के कौन थे भाई साहब? निमराना का पता होना चाहिए, राजेंद्र सिंह। निमराना के जो ठिकानेदार थे उनका नाम था राजेंद्र सिंह। और यदि पूछा जाए लावा के ठिकानेदार कौन थे? तो लावा के थे प्रदीप सिंह। जी हां, प्रदीप सिंह। तो यहां पर कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह, निमराना के राजेंद्र सिंह और लावा की बात करें तो इस लावा के थे आपके प्रदीप सिंह। यह भी अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? अपनी जयपुर रियासत। कौन सी थी? जयपुर। और यदि हम बात करें यहां से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। जनसंख्या के आधार पर यदि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी होगी, छोटी पूछे तो कौन सी थी? शाहपुरा रियासत। चलें आगे। ओके मेरे बच्चों और आगे देखो भाई जी, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट यहां पर है कला संस्कृति की बात करें, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो याद रखना राजस्थान की मूल भाषा है अपनी राजस्थानी। ये अलग बात है कि इस राजस्थानी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोला जाता है। जैसे एक राजस्थानी हो जाएगी पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी, और एक राजस्थानी हो जाती है आपके पूर्वी। एक तो पश्चिमी हो जाती है, एक पूर्वी हो जाती है। जो पश्चिमी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिंगल कह देते हैं। पश्चिमी को क्या बोलते हैं? डिंगल कह देते हैं। इसी पश्चिमी की बात करें, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मारवाड़ी भी कह देते हैं। और जो पूर्वी है उसको क्या बोलते हैं? पिंगल कह देते हैं साहब। इस पूर्वी को क्या बोलते हैं? पिंगल कह देते हैं। और इसके अंदर मूल रूप से आती है आपके ढूंढाड़ी की बात करें, ढूंढाड़ी वो इसी में आ जाती है। मरु भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? मरु भाषा का उल्लेख जो है सबसे पहले किस ग्रंथ के अंदर मिलता है? तो कुवले माला में, कुवले माला, जी हाँ, ये उल्लेख मिलता है अपने कुवले माला के अंदर, कुवले माला, राइट, सही है ना भाई? कुवले माला के अंदर। और कुवले माला किसने लिखी थी? उद्धोतन सूरी। ये किसने लिखी थी? तो मेरे बच्चों ये भी याद रखना, ये लिखी थी आपके उद्धोतन सूरी ने। जी हाँ, उद्धोतन सूरी के द्वारा लिखी गई थी कुवले माला, और उसी के अंदर मरु भाषा का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। इस ग्रंथ में कितनी भाषाओं का था? 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। इसी कुवले माला की बात करें, इसके अंदर 18 जो देसी भाषाएं हैं, 18 देसी भाषा का उल्लेख जो है उसी के अंदर मिलता है। और उसी 18 देसी भाषाओं के अंदर आपके एक मरु भाषा का नाम भी मिलता है। नेक्स्ट है जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहा है? तो किसको कहा है? बागड़ी को। किसको बोला है? बागड़ी। जी हां, बागड़ी बोली को क्या बोला है? भीली बोली बोला है। बस इतनी सी बात आ जाती है। तो चलें आगे। ओके मेरे बच्चों, आगे देखो। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान की बात करें। 2 प्रश्न तो यहां पर भी है साहब। पहला प्रश्न यहां पर है, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? इसके दिखते पैथिक लॉरेंस। कौन थे भाई? सर पैथिक लॉरेंस। जी हां, उनका नाम आ जाएगा आपके पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस का नाम यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट है सरपंच व उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता का निर्धारण कौन करता है? यदि सरपंच भी नहीं है, उप सरपंच भी नहीं है और ग्राम सभा की बैठक होनी है तो वहां पर उसकी अध्यक्षता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो भाई साहब ये निर्धारण कौन करेगी? वो ग्राम सभा करेगी। उस ग्राम सभा के अंदर जो लोग हैं वो करेंगे कि आज की अध्यक्षता कौन करने वाला है। ओके भाई, जय श्री राम। चलें आगे। ओके मेरे बच्चों, अब देखो विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। आप लोग कहते हैं सर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करा नहीं रहे हो। चलो विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की बात करें, 10 प्रश्न है, जवाब आने चाहिए। जवाब नहीं आया तो फिर मजा नहीं आएगा। जी, जवाब नहीं आया तो मजा नहीं आएगा भाई साहब। देखो पहला, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर तो मेरे गुरु कहां पर है? आपके चित्तौड़ के अंदर है। नेक्स्ट है राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19 और 20 अगस्त को राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहां पर किया? ये प्रश्न आया था और ये प्रश्न अपनी कक्षा में से था। इस डीजी फेस्ट का आयोजन कहां पर हुआ था? जयपुर के अंदर आया था ना, वनपाल भर्ती परीक्षा के अंदर। जी, नेक्स्ट है मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धनायनीन अपमार्जक है? धनायनीन की बात करें, धनायनीन अपमार्जक की बात करें तो ये कौन सा आ जाएगा? ये आपका है सेलिल ट्राइमेथिन अमोनियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल उदासीन है? इनमें से कौन सा एमिनो अम्ल है जो उदासीन है और उसका नाम है ग्लाइसिन? ऑप्शन होगा डी। उसके बाद है मेरे बच्चों जीवाश्म उद्यान कहां पर स्थित है? वुड फॉसिल्स पार्क की बात करें, ये जीवाश्म उद्यान कहां पर है? आकलगांव जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? आकलगांव जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट यहां पर आता है आपका कि 1927 में कंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? 1927 में कंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां पर आंदोलन किया? तो मदन सिंह का संबंध कहां से आता है? करौली से आता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है? यह प्रश्न तो कई बार आ चुका है। और किसको जानते हैं? रेयान को। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट यहां पर है धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौली धूप राजस्थान के कौन से संत से संबंधित आते? तो इनका संबंध आता है संत लालदास जी के साथ। और उसके
बाद है प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहां पर है? जी, प्रसिद्ध जैत सागर तालाब की बात करें तो गैब सागर या जैत सागर तालाब कहां पर है मेरे गुलगो? ये आपके है बूंदी के अंदर। तो बस ये था अपना आज का सेशन, जहां पे हमने 7 प्रश्नों की चर्चा की, उसके बाद डोज और उसके बाद विगत परीक्षा में आए प्रश्न, और मुझे उम्मीद है चीजें पसंद आई होंगी। तो बस तैयारी करते रहो मस्त, जल्दी राजस्थान पुलिस के लिए भी खास होगा और उसके बाद में आने वाली एग्जाम के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।